गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लास की फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ओके, मेरा नाम है पंकज शर्मा, लेक्चरर मैकेनिकल, और मैं आप लोगों को इस सेमेस्टर में अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। ओके, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिकल का कोर्स है और सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल में ये के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर अपने पास 6 यूनिट्स हैं इस सब्जेक्ट में। इसमें पहला यूनिट है फंडामेंटल्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जो कि पेज नंबर 1 to 15 में है। सेकंड है सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि पेज नंबर 16 से 22 तक है। थर्ड है फ्रिक्शन, जो कि पेज नंबर 23 से 30 में है। फोर्थ है काइनामेटिक्स एंड काइनेटिक्स, जो कि 56 से 67 में है। नेक्स्ट यूनिट है वर्क पावर एनर्जी, जो कि 31 से 36 में है। और फिर है सिंपल लिफ्टिंग मशीन एंड पावर ट्रांसमिशन, जो कि 37 से 55 से। ठीक है, देखिए मैकेनिक्स को एक टफ सब्जेक्ट माना गया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को एक बार में पास नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। ठीक, फिर भी अगर आप टीचर के साथ, मेरे साथ एक कंटिन्यूस फ्लो बना लेते हैं, आप इस सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं अच्छे से, तो मैं आपको जहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटी है मैं हर एक जगह में आपकी मदद करूँगा, आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे क्लास में आपको बिल्कुल भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है, शाई नेचर का होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गांव से भी है या किसी को कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो बिना शर्म के, बिना झिझक के आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका हर संभव मदद करूँगा। ठीक है, मेरा काम ही है आपको ये सब्जेक्ट समझाना, तो इसके लिए मैं अपना काम के लिए प्रति ईमानदार हूँ और मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। देखिए चैप्टर नंबर 1 जो है वो है हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये लिखा हुआ है फंडामेंटल्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो इसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया। चैप्टर नंबर 1 हमने बनाया है, एक्चुअल में तो चैप्टर नंबर 1 ही है, पर फिर भी हमने यहाँ पर फंडामेंटल्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को दो पार्ट में तोड़ते हुए दिखाया है। जैसे कि पहले हम देखते हैं फंडामेंटल्स में, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि मूल धारणाएं क्या है। देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मैकेनिक्स सब्जेक्ट क्या है। देखिए मैकेनिक्स को हम हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी, और इसका मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। ठीक है, बेसिकली ये फिजिक्स का एक्सपेंशन है। जो आपने फिजिक्स में 11th 12th में या 9th 10th में जो आपने फिजिक्स पढ़ा है, उसी के आगे के ब्रांचेस हैं, तो इसे हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं। इट इज द साइंस विच डील्स विथ द फिजिकल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। यह एक विज्ञान है जो कि डील करता है किसी भी बॉडी के ऊपर एक्शन ऑफ फोर्सेस के ऊपर। ठीक है, चाहे वह बॉडी रेस्ट में हो या फिर वह बॉडी मोशन में हो। यांत्रिकी वह विज्ञान है जो स्थिर तथा गतिशील पिंडों पर बलों के प्रभाव का विश्लेषण करता है। मतलब पिंड जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो चाहे स्थिर है या फिर गतिशील है, मूवमेंट कर रहा हो, तो दोनों ही कंडीशन में इस पे जो बलों के प्रभाव का विश्लेषण मैकेनिक्स में हम करते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स के 3 ब्रांचेस हैं: अप्लाइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं ये, ओके, और इसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एसटीएम, और फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, तो हम धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। देखिए मैकेनिक्स को अगर दो पार्ट्स में तोड़ें तो मैकेनिक्स का मेन मीनिंग तो यही हो रहा है कि फोर्सेस का स्टडी करना, बलों के प्रभावों का अध्ययन करना। इसमें दो पार्ट्स हमको मिल रहे हैं, पहला है स्टैटिक और दूसरा है डायनामिक। ओके, तो डायनेमिक जो है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहे हैं उनको बोलते हैं डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं कर रहे हैं, जो एक जगह पर रुके हुए हैं, उनको बोलते हैं स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, डायनेमिक मतलब चलता हुआ, मूवमेंट करता हुआ। तो डायनेमिक को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा है।
एक है काइनामेटिक और एक है काइनेमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि देखिए स्टैटिक में तो क्या है, जो बॉडी एक जगह पे रुकी हुई है उसके ऊपर हमको फोर्सेस का अध्ययन करना है, बलों के प्रभावों का अध्ययन करना है, बल एवं बल के प्रभाव का अध्ययन करना है, फोर्सेस एंड स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ओके, डायनामिक्स में दो पार्ट्स मिलते हैं हमको, काइनेटिक और काइनेमेटिक्स। आज ही समझ लीजिए ताकि भविष्य में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसमें क्या होता है, काइनेटिक में बॉडी तो आपकी मूव कर रही है, लेकिन उस बॉडी पे जितने भी बल कार्य कर रहे हैं, जितने भी फोर्स वर्क कर रहे हैं, उन फोर्सेस को हम स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक में बॉडी मूव कर रही है तो बलों का भी अध्ययन करते हैं, बलों के प्रभावों का भी अध्ययन करते हैं, तथा साथ ही साथ मोशन का भी अध्ययन करते हैं। मीन्स इसमें मोशन, जो गति हो रही है उसका भी अध्ययन करेंगे, फोर्सेस का भी अध्ययन करेंगे, फोर्सेस के इफेक्ट्स का भी स्टडी करेंगे। काइनेटिक में हम सिर्फ फोर्सेस का स्टडी करेंगे, गति का अध्ययन नहीं करेंगे, मोशन का स्टडी अध्ययन नहीं करेंगे। तो देखिए दोनों में डिफरेंस लगभग लगभग शब्द सेम है, एक डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ एम नहीं आ रहा है। एम से आप ये समझ लीजिए इसमें मोशन का स्टडी करना है, यहाँ एम नहीं है तो इसमें मोशन का स्टडी नहीं करना है। बॉडी आपकी मूव कर रही है, इस चलती हुई बॉडी के ऊपर आपको बलों एवं बलों के प्रभाव का अध्ययन करना है, फोर्सेस एंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का स्टडी करना है। काइनेमेटिक में आपको फोर्स स्टडी, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का तो स्टडी करना ही करना है, साथ ही साथ आपको मोशन का भी स्टडी करना है। ठीक है, तो देखते हैं अप्लाइड। अब देखिए अप्लाइड मैकेनिक्स किसके ऊपर का, अप्लाइड मैकेनिक्स का मीनिंग आप यहाँ पे क्या नहीं कर रहे हैं, मैकेनिक्स का तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, कि कोई भी बॉडी रेस्ट और मोशन में है तो उसके ऊपर जो भी बल एवं बलों के प्रभाव का अध्ययन है उसको कहा गया मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में भी स्टैटिक डायनामिक्स हैं, अगर बॉडी रुकी हुई है तो, और अगर चल रही है तो उसके भी दो पार्ट्स हैं, है ना। तो इसी के हिसाब से सब्जेक्ट्स बने हुए हैं हमारे। तो अप्लाइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स के ये वो ब्रांच होता है अप्लाइड मैकेनिक्स जिसमें हम रिजिड बॉडीज पर, रिजिड का मतलब होता है स्टैटिक, स्टैटिक रिजिड सेम वर्ड है। तो रिजिड बॉडीज के ऊपर, स्टैटिक बॉडीज के ऊपर फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स का स्टडी, एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये जो है इसमें क्या करते हैं, इसमें जो बॉडीज होती है वो डिफॉर्मेबल बॉडीज होती है, मतलब वो डिफॉर्म हो सकती है, उनका शेप चेंज हो सकता है। और इसमें जो बॉडी होती है रिजिड बॉडीज, रिजिड का मतलब मैं थोड़ा एक बार आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, रिजिड का मतलब होता है कठोर, जिसके रूप रंग में परिवर्तन नहीं आ सकता, जिसके डायमेंशन में चेंज नहीं आ सकता है, उसको हम बोलते हैं रिजिड। ओके, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में क्या होगा, रिजिड बॉडीज की जगह में क्या आ जाएगा, डिफॉर्मेबल बॉडीज। डिफॉर्मेबल बॉडीज मतलब ऐसे बॉडीज जो डिफॉर्म हो सकते हैं, विकृत हो सकते हैं, जिनके शेप में चेंज आ सकता है, जिसके डायमेंशन में चेंज आ सकता है, उनको बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडीज। अगर ऐसी बॉडीज हैं तो सब्जेक्ट कहलाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर रिजिड बॉडीज है, कठोर बॉडीज है, जिनके ऊपर कितना ही फोर्स लगाइए कोई प्रभाव नहीं पड़ता उनके शेप के ऊपर, डायमेंशन के ऊपर, तो उसको बोला गया है अप्लाइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम, मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जिसमें फ्लूइड्स के ऊपर प्रेशर्स और फोर्सेस का स्टडी करते हैं। फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड या एयर, ठीक है, जो बह सकते हैं उनको बोलते हैं फ्लूइड्स। उनके ऊपर उनको हम फोर्सेस शब्द का संबोधन नहीं करते उनके लिए हम प्रेशर शब्द कहते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर का स्टडी करते हैं। स्टैटिक को एक बार और समझते हैं। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जो स्टेशनरी बॉडीज, जो बॉडीज रेस्ड में, उनके ऊपर फोर्स और स्टडी, फोर्स और उनके इफेक्ट का स्टडी करना स्टैटिक कहलाता है। डायनामिक्स का मतलब है ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जिसमें मूविंग बॉडीज जो है, गतिशील बॉडीज जो है, उनके ऊपर फोर्स एंड उनके इफेक्ट्स की स्टडी की जाती है। काइनेटिक बॉडीज का मतलब है ऐसे बॉडीज जिनके बल गति की हिंदी में कहते हैं। ब्रांच ऑफ डायनामिक्स, ठीक, डायनामिक्स का ब्रांच हो गया ये, विच डील्स विद द फोर्सेस एंड मोशंस विच इज ड्यू टू फोर्सेस, बलों एवं बलों के कारण उत्पन्न गति का अध्ययन करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम क्या कर रहे हैं, ब्रांच ऑफ डायनामिक्स which deals with motions only which is due to forces but without any reference to the forces, केवल बलों के कारण उत्पन्न गति का अध्ययन करते हैं, बलों का अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक, यहाँ थोड़ा सा पिछले स्टेटमेंट और इस डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, मैं फिर से आपको ले जाकर समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैकेनिक्स जो है उसको हमने दो पार्ट में तोड़ा, स्टैटिक और डायनामिक। अच्छे से समझिए इस चीज को। स्टैटिक का मतलब है कि जो बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, डायनेमिक का मतलब है जो बॉडी चल रही है, ठीक है। काइनेटिक, काइनेमेटिक, एम का मतलब है मोशन, और इसमें एम नहीं है तो इसमें मोशन नहीं है, समझेंगे। तो डायनेमिक्स को दो पार्ट में तोड़ दिए क्योंकि ये बॉडी मूव हो रही है,
तो काइनेटिक में हम क्या कर रहे हैं, बलों एवं बलों के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, जिन बलों के कारण यह बॉडी मूव कर रही है या इस बॉडी में जो भी बल लग रहे हैं या इस बॉडी के द्वारा जो बल लग रहे हैं उन बलों का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक में हम बलों का अध्ययन नहीं करेंगे, फोर्सेस का अध्ययन नहीं करेंगे, फोर्सेस के कारण उत्पन्न जो गति है, जो मोशन है, उसका अध्ययन करेंगे। ओके, 2-2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। अब हम आते हैं आगे, स्पेस। स्पेस क्या होता है? देखिए, स्पेस का मतलब आप लोग समझते हैं, खाली जगह समझते हैं। तो खाली जगह कहाँ पर है? खाली जगह होता है आकाश। आकाश को हम कहते हैं स्पेस। अंतरिक्षयान, स्पेसशिप, आकाशयान, समझ गए? इसको बोलते हैं हम आकाश। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस इज एसेंशियल टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। स्पेस क्या होता है? देखिए, हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं, ये मूल अवधारणाएं हैं जो आपके काम आएंगी आने वाले सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए चीज़ें आपके काम आएंगी, तो इसीलिए हम इसको देख रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस क्या है? इज एसेंशियल टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। किसी पिंड की यथास्थिति को आकाश के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। आकाश के माध्यम से हम समझते हैं ये क्या काम आता है, इससे हमको ये पता चलता है पृथ्वी यहाँ पे है, सोलार यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, वो वहाँ पे है, ये चीज़ें तो क्लियर हो ही जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है, जैसे एरोप्लेन्स में, फ्लाइट्स में, या फिर मरीन शिप्स में, या कहीं पर भी आप देखते होंगे कि पोजीशन जो होता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से बताते हैं। प्लेन में भी आपने कुछ मूवीज में देखा होगा कि जो पायलट्स होते हैं वो कहते हैं 26 डिग्री नॉर्थ, 36 डिग्री साउथ, या समथिंग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इस तरह से कोऑर्डिनेटिंग चलता है। तो अलग अलग कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स होते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स होते हैं इनको हम एक्स वाई जेड डायरेक्शन में इसको हमने तोड़ा हुआ है, बनाया हुआ है ऐसा सिस्टम। एक्स डायरेक्शन लेंथ हो गया, वाई डायरेक्शन चौड़ाई हो गई, विड्थ हो गया, और जेड डायरेक्शन हाइट हो गया। तो 36, 26, 46 ऐसा 3 डिग्रीज बता दिए, तो उससे समझ में आ गया कि ये इस पोजीशन से यहाँ पे, इस पोजीशन से इतने विड्थ में, इस पोजीशन से इतने हाइट पे। ठीक है, अब समझते हैं मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मास। किसी बॉडी में प्रेजेंट पार्टिकल्स की क्वांटिटी को उस वस्तु की मास कहा जाता है। किसी भी वस्तु में जो प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स, उसी को उसकी मास कहा जाता है। ठीक है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। ठीक है, मतलब वैल्यू होता है कि जैसे आलू है तो आलू का वेट हो गया 20 kg, तो सिर्फ इसका हम क्या बताते हैं, वेट बताते हैं। इसका डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं बताया जाता है कि इसका डायरेक्शन कहाँ है, क्योंकि द्रव्यमान का डायरेक्शन जनरली कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, कोई भी चीज को आपने अगर अपने हाथों में भी रखा हुआ है तो उसका मास कहाँ एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ एक्ट करता है, नीचे की तरफ एक्ट करता है। ओके, यूनिट क्या होता है, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होता है केजी होता है। ओके, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यूनिट्स को आपको अच्छे से समझना है। मैं आपको यूनिट्स बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस ये फंडामेंटल्स यूनिट्स को आपको रटना पड़ेगा। ओके, जैसे ABCD होता है, इसको बच्चों को रटाते हैं हम, उसके बाद उससे सेंटेंस बनाना इजी हो जाता है। वैसे ही ये जो है केजी वगैरह जो है, यूनिट्स जो है एसआई के, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, रटना पड़ेगा अच्छे से। समझ लीजिए, ये चीज़ें मैं आपको रटने के लिए कहूँगा, क्योंकि आपको ऐसे तो मालूम ही है चीज़ें, पर ऐसे कई यूनिट्स आने वाले हैं, लगभग 20-25 यूनिट्स हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ओके, देखिए, पार्टिकल कण क्या है? अ वेरी स्मॉल पीस जो जीरो या नेग्लिजिबल स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसे एक पॉइंट के द्वारा शो करते हैं। इसका मास बहुत कम होता है तथा किसी बॉडी का शेप एंड अदर प्रॉपर्टीज इसी पार्टिकल्स का ही रिजल्ट होता है। किसी बॉडी का जो शेप हुआ या उसकी प्रॉपर्टीज हुई, वो उसके पार्टिकल्स का ही देन होता है, रिजल्ट होता है। तो पार्टिकल्स किसको कहते हैं? बहुत ही स्मॉल पीस जो जीरो या नेग्लिजिबल स्पेस कैरी करता है, ऑक्यूपाई करता है, बहुत कम जगह घेरता है, एकदम नगण्य के बराबर, एक पॉइंट के बराबर जिसको हम शो कर पाते हैं, उसे हम कहते हैं पार्टिकल। ओके, बॉडी क्या होता है? बहुत सारे पार्टिकल मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स का जोड़ जो है वो बॉडी कहलाता है। बॉडी का अपना मास होता है, और इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, उसको एक्स वाई जेड एक्सिस के फॉर्म में बताते हैं। एक्स का मतलब देखिए समझते हैं, एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स का मतलब लेंथ हो गया, उस बॉडी की लेंथ कितनी है। वाई का मतलब हो गया उस बॉडी की चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है। और जेड का मतलब हो गया उस बॉडी की हाइट कितनी है। तो इन तीन फॉर्म्स में हम इसको शो करते हैं।
बॉडीज पर फोर्स लगाकर इन्हें डिफॉर्म विकृत भी किया जा सकता है। पार्टिकल्स का ब्रॉड फॉर्म या कलेक्शन ही बॉडीज कहलाती है। ओके, अब हम आते हैं रिजिड बॉडी। जो हमने पढ़ा था कि मैकेनिक्स में हमको रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्सेस का अध्ययन करना है। ठीक है, स्टेशनरी बॉडीज के ऊपर, रुकी हुई बॉडीज जो रिजिड हैं, कड़क हैं, दृढ़ हैं, उनके ऊपर हमको पढ़ना है। तो समझते हैं। देखिए, किसी बॉडी के पार्ट को पार्टिकल्स का कलेक्शन कहते हैं। जब किसी बॉडी में पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स हो जाती है तथा फोर्सेस के इफेक्ट से भी इन पार्टिकल्स की पोजीशन नहीं बदलती है, जगह नहीं बदलता है जब पार्टिकल्स का, तो उसको हम रिजिड बॉडीज बोलते हैं। ऐसी बॉडीज को फोर्सेस के थ्रू तोड़ा जा सकता है, पर इन्हें डिफॉर्म नहीं कर सकते। इनका शेप नहीं बदल सकते, पर इनको तोड़ा जा सकता है। जैसे हार्ड पत्थर है ना, इस पत्थर को आप, इसका शेप बदलना बहुत मुश्किल है, ये टूट जाएंगे पर इनका शेप नहीं बदलेगा। तो इन्हें हम कहते हैं रिजिड बॉडीज। ऐसी बॉडीज के ऊपर हमको स्टडी करना है फोर्सेस का, उसे ही हम कहेंगे मैकेनिक्स। देखिए, अब देखते हैं हम स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अदिश राशियाँ क्या होती है। ऐसी क्वांटिटीज जिनके रिजल्टेंट को इंडिकेट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, परिमाण होता है बस, दिशा नहीं होती है, उसको हम कहते हैं स्केलर। दो नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। जैसे एग्जाम्पल है लेंथ। तो लेंथ हम ये नहीं बताते हैं ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, इस तरफ डायरेक्शन है, उस तरफ डायरेक्शन है। हम बस ये बताते हैं कि इसका लेंथ इतना मीटर है। अब बाकी सारी चीजें अंडरस्टूड होती है। एरिया है, एरिया का मतलब होता है कोई भी दो, लेंथ या विड्थ, या लेंथ या हाइट, या विड्थ या हाइट, चौड़ाई ऊंचाई, या फिर लंबाई चौड़ाई, या फिर लंबाई ऊंचाई, इन दो दो मीटर्स का इंटू, लेंथ हो चाहे हाइट हो चाहे विड्थ हो चौड़ाई हो, इन सबको मीटर से डिनोट करते हैं ऐसा यूनिट में। तो इसमें से कोई भी दो यूनिट का इंटू जो होता है वो होता है मीटर। डेंसिटी, घनत्व, घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को हम केजी से डिनोट करते हैं, आयतन वॉल्यूम को हम मीटर क्यूबिक से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसमें तीन चीजें आ जाती है आयतन में। एरिया में दो चीजें आती है, लंबाई या चौड़ाई आएगा, लंबाई या ऊंचाई आएगा, या फिर चौड़ाई या ऊंचाई आएगा। लेकिन आयतन में तीनों चीजें आ जाती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो तीनों का मीटर 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 इंटू होकर मीटर क्यूब के फॉर्म में हमको इसका यूनिट मिलता है। इसके अलावा टेम्परेचर के केल्विन, किसी भी बॉडी का हम टेम्परेचर नापते हैं तो हम बताते हैं कि इसका टेम्परेचर केल्विन में इतना है। केल्विन मतलब हम तो डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में बात करते हैं। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो आपको बोल देगा कि इनको 102 बुखार है, 104 बुखार है। तो उस समय वो जो बताते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है। आपने सुना होगा कि किसी भी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वो डिग्री सेल्सियस है या सेंटीग्रेड है। इसके अलावा टेम्परेचर के लिए एक और यूनिट होता है, आपने पढ़ा होगा, फिर भी मैं याद दिला रहा हूँ, केल्विन। केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट है, और ऐसा यूनिट में हमको ज़्यादा काम करना है। ठीक है, आपको ऐसा यूनिट में ज़्यादा काम करना है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, सदिश राशियाँ क्या होती है। ऐसी क्वांटिटीज जो ओनली मैग्नीट्यूड के द्वारा डिफाइन नहीं होती है, जिनके साथ डायरेक्शन को भी दिखाना पड़ता है, जिनके साथ परिमाण एवं दिशा दोनों अटैच होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशियाँ। ऐसी राशियों को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फोर्स, एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी, एग्जाम्पल के लिए मोमेंटम। फोर्स का यूनिट न्यूटन, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये सारी चीजें वेक्टर्स हो गई, सदिश राशियां हो गई। फोर्स में हमको बताना पड़ता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, किस दिशा से फोर्स लग रहा है। वेलोसिटी में भी हम बताते हैं कि किस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है। मोमेंटम भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, अब उसके अलावा कुछ फंडामेंटल्स यूनिट्स हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है, तब ये यूनिट समाप्त होगा। यूनिट समाप्त होगा मतलब ये पोर्शन हमारा समाप्त होगा। तो इस यूनिट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ऐसा यूनिट्स के बारे में। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, और हमारे नेक्स्ट जूम क्लासेस में जो भी डाउट्स होगा वो हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।